चलो लिखो, चलो लिखना स्टार्ट करो पीरियोडिक टेबल में। हेडिंग देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये फैक्टर्स देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या रहता है भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब लिथियम, बातें बंद, जो लोग अभी आए हैं बातें मत करो। लिथियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम +4, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन +8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो फैन ऑफ कर दो भाई। एंड फ्लोरीन, वहां पे कोई तो मतलब लड़कियों में 2 लड़कियां बातें कर रही है जिसका यस हाँ यहाँ तक सुनाई दे रहा है। ठीक है, फैन ऑफ कर दो। अबे इधर से थोड़ी ना होता है। थैंक यू। कौन सा फैन ऑफ किया? वही वाला ना, तो वो स्लो कर दो, स्लो कर दो। मतलब वो फर्स्ट पे रखो, फर्स्ट पे ही है। हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे रखो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। अब देखो भैया, लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, दिख रहा है कांस्टेंट है। ठीक है, उसी बदले अगर हम लोग जेड इफेक्टिव देखेंगे, देखो भैया, तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट वो भी ऑलमोस्ट सेम है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हर एक में। दिख रहा है शील्डिंग, याद है ना पे लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये दिख रहा है क्या? Z बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे +3 +4 +8 +9 वो तो बढ़ते जा रहा है, बट अंदर के इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना बे। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज है। Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो ध्यान दो, अब यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन इसको जरा आराम से अट्रैक्ट करेंगे, बट ये 4 प्रोटॉन इसको जरा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे ना बे। ये 8 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नजदीक आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक आएगा तो एटम की साइज बढ़ेगी या कम होगी? ये समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, लिखो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, ये लिख दो। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट याद रखना है, जेड इफेक्टिव तुम लोग कहाँ पे चेक करते हो? ठीक है, जेड इफेक्टिव चेक किया जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हम लोग जेड इफेक्टिव चेक करते हैं। ठीक है, लिख दो।
एसी का रिमोट किसके पास है? सबसे कम पे ये। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फ्रॉम नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग में सेकंड हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है कश्मीर। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेल्स में हम लोग पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। वहां पे वो पीछे वाली लड़की है, सेकंड लास्ट बेंच, ओके। अब नंबर ऑफ शेल्स में टॉप टू बॉटम देखना है, मतलब क्या है, तो देखो इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लिथियम, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते बैठ रहा हूँ, बट लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, एंड पोटेशियम फर्स्ट शेल में 1, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, एंड लास्ट वाले में 1। ये बताया ना भाई, ये 2,8,8,1, 2,1, 2,8,1, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम लोग चाहिए तो फिल कर देना, बट यहाँ पे ऐसे ही देख के ही समझ में आ रहा है। मुझे बताओ टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, Z बढ़ रहा है, बट अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो Z इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये दोनों बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव कांस्टेंट, तो Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, Z effective remains constant, almost constant, and because of which nothing happens, ठीक है। मतलब इसमें कांस्टेंट है ना, तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। बट उसी बदले नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो टॉप टू बॉटम में हम लोग हमेशा नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं, बिकॉज उसमें चेंज आ रहा है, एंड इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। फाइनली ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे तुम लोग चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बना लेना ताकि समझ में आ जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, वो समझ में आ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के चार्ज को एब्जॉर्ब करते वो। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाँ सॉरी, क्वेश्चंस के पहले ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ऐसे लिख दो। सो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं, ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कभी ना कभी स्कूल में, ठीक है। एक रहता है लेफ्ट टू राइट एंड दूसरा रहता है टॉप टू बॉटम, समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। चलो, तो पॉइंट नंबर 1, लेफ्ट टू राइट क्या होता है भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, बराबर। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ट्रेंड्स में फर्स्ट लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 2, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन करो, फिर हम लोग पढ़ने वाले एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और हाँ, सारे के सारे एक्सेप्शंस तुम लोगों को रटने हैं, ठीक है। उसमें कुछ जैसे समझने जैसा नहीं है या फिर कैलकुलेट करने जैसा नहीं है, वो रटना है, उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शंस, सॉरी एक्सेप्शंस नहीं, एग्जांपल्स कुछ, ठीक है। देखो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। चलो भाई, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो इन 8 एलिमेंट्स में सबसे बड़ा कौन रहना चाहिए? लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, और सबसे छोटा नियॉन, बराबर है कि नहीं? बट ऐसा होता सबसे बड़ी साइज रहती है नियॉन की, ठीक है।
चलो मतलब इसकी ऑर्डर, ये पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे एरोस मत बनाना, पहले क्वेश्चन फिर बाद में आंसर, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे रहती है, मैंने बोला सबसे बड़ा कौन रहता है, नियॉन, नियॉन के बाद लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? हाँ नहीं, ओके अच्छा वर्ड, नहीं नहीं वो नहीं, अच्छा वर्ड, लास्ट टाइम मतलब मैंने पढ़ाया हुआ कुछ तो बताओ बे, अपना कुछ मत बनाओ। हाँ ये तो कौन बोला, हाँ क्या, ओके, या फिर नियॉन इज अ नोबल गैस एंड नोबल गैसेस हैव वैन डर वाल्स रेडियस, कौन सी रेडियस इसमें रहती है, लास्ट टाइम लिखा है देखो बे, वैन डर वाल्स रेडियस ये सबसे बड़ी रहती है, नोट्स रिवाइज करके आया करो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वैन डर वाल्स रेडियस रहती है सबसे बड़ी, ठीक है। तो नियॉन में वैन डर वाल्स रेडियस है, याद रखना सारे नोबल गैसेस वैन डर वाल्स रेडियस ही फॉर्म करते हैं, ठीक है, लिख दो। हो गया, फिर बाद में ये वाला भी तुम लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे। ए अगेन यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये क्वेश्चन ऐसे करके लिखो चाहिए तो, ठीक है, वहां पे ऑर्डर मत लिखना, एंड उसके बाद सेकंड वाले में ऑर्डर लिखना, ठीक है। दूसरा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ये तुम लोगों को इजीली आ जाएगा, कर लो इसको, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम होगा, वैन डर वाल्स रेडियस किस में रहेगी, आर्गन में रहेगी, तो आर्गन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल तुम लोग खुद से कर लोगे, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये सारे टॉप टू बॉटम वाले एग्जांपल्स हैं, ये आ जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, ओके, लिख दो। Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। अब इन सब में एक ही ऑर्डर रहने वाली है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो ऊपर वाला सबसे बड़ा रहता, सबसे छोटा रहता है, नीचे वाला सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, और क्या ये कर पाओगे ना, सब में यही रहने वाली है ऑर्डर, लिथियम सबसे ऊपर है तो ये सबसे छोटा, एंड सीजियम सबसे बड़ा, सेम यहाँ पे भी। ए पीरियोडिक टेबल याद है ना अभी सबको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ओ शिवा सी द प्लॉट, पापा पॉट, बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। हाँ यहाँ पे बाप मतलब बेरियम लिखना भूल गया मैं, समझ में आ रहा है, चलता है, ऐसे कुछ नहीं है, वो गायब हो गया, चलता है ना, मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन, ठीक है बस। हाँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम लिखा नहीं मैंने, मुझे कुछ मेरी मर्जी, समझ में आ रहा है। हाँ वैसा, हाँ एग्जामिनर भी मतलब 4 ऑप्शन देता है ना बहुत सी बार, तो ऐसे बीच वाला कुछ भी उठा के डाल सकता है, ठीक है, ओके, लिख दो। हो गया। अब डिफिकल्टी यहां पे आती है, ऐसा अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दो भाई, लेट अस से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, बस हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है, पहला वाला मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, पीरियड और ग्रुप दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो भाई इधर तक देखो, ये सारे एक सेम पीरियड के थे, एंड ये इधर वाले नीचे सारे सेम ग्रुप के थे,
ग्रुप में अगर कंपेयर करना रहेगा मतलब टॉप टू बॉटम वाला देखने का, पीरियड में अगर देखना है तो लेफ्ट टू राइट वाला देखने का। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, पीरियड और ग्रुप दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब तो पहले तो इनको मतलब प्रोडक्ट टेबल अगर लिखा होगा तो बहुत इजीली अरेंज कर पाओगे, नहीं लिखा होगा तो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन नहीं है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सेलेनियम, ये दोनों है। बस हो गए, इतना ही है। ओके, तो पहले याद रखना हमेशा टॉप टू बॉटम जाने का। कैसे जाने का? टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम में देखो ना भाई, एक एक शेल ऐड होता है ना, तो एटॉमिक रेडियस बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है, समझ में आ रहा है? तो हमेशा पहले टॉप टू बॉटम कंपेयर करने का, जहां पे चेंज बहुत बड़ा रहेगा, एंड देन विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझे? ओके, तो पहले वाले में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी। टॉप टू बॉटम वाइज विच वन इज लार्जेस्ट? आयोडीन दिख रहा है, ओके। अब आयोडीन के बाद, आयोडीन का ग्रुप सबसे लार्ज, ग्रुप निकालते हैं उसको, पीरियड सबसे लार्ज होगा। उसके बाद सेलेनियम और बोरॉन, इसमें ड्रॉ हो गया। तो सेलेनियम और बोरॉन में पहले कंपेयर करने का, विच वन इज लार्जर, समझ में आ रहा है? विच वन इज लार्जर, ये समझा? पक्का ना? तो पहले आएगा सेलेनियम, पता है ना सबको, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो सेलेनियम इज बिगर देन बोरॉन, नहीं क्या, ब्रोमीन। तो सेलेनियम एंड देन ब्रोमीन, देन सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबसे छोटा, ये समझे क्या? ऐसा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ट्राई करना। चलो, इतने दूर दूर के एग्जांपल्स जनरली देते नहीं है, ठीक है, बाजू बाजू वाले रहते हैं, पर ठीक है। चलो बताओ इसमें विच वन इज लार्जेस्ट? बेरियम, ओके। बेरियम के बाद, बेरियम के बाद एंटीमनी, पक्का देखने दो, हाँ बराबर है, यस, ओके। एंटीमनी के बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ओके। उसके बाद मैग्नीशियम एंड देन परफेक्ट, ठीक है। ये अगर दिक्कत होगी तो एक बार चेक कर लेना खुद से, ठीक है। पहले चेक करने का टॉप टू बॉटम, सबसे नीचे वाला जो रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में सेम ग्रुप वालों को ऐसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, वैसे में कंपेयर करने का, ठीक है। ओके, लिख दो। तो ये ऐसे वाले एग्जाम्पल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा मतलब ज़्यादा करके एक्सेप्शन वाला रहता है। तो लिखेंगे एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस, हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ध्यान दो भाई, एक्सेप्शन हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं, वो नेचर में पहले से रहता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मतलब पहले हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर बाद में अगर कुछ अलग मिला तो हम लोग उसका रीजन देने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इस एलिमेंट के साथ ऐसा होगा, नहीं, हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं एंड फिर बाद में कुछ रीजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज इन ग्रुप 13, लिखो भाई, ग्रुप 13, बोरॉन, याद है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या फिर बैगेट, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, मतलब विच वन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट? बोरॉन। एंड विच वन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? थैलियम, ऐसा कुछ होना चाहिए, समझ में आ रहा है? दिस इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ये जो है वो एक्सपेक्टेड है,
ठीक है। बट होता क्या है, तो गैलियम ये इधर ऐसे एल्यूमिनियम के पहले आ जाते हैं, मतलब गैलियम की साइज बढ़ती है कि कम होती है, कम हो रही है, समझ में आ रहा है। अब ये कम होकर कितनी हो जाती है, तो लेस देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लिखो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्व्ड एंड नाउ व्हाई इज इट हैपनिंग, ठीक है। लेट्स सी, ए एक्सेप्शन समझ में आ गया पक्का, ओके। इनके एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार। बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, 31, 49, 81, ठीक है। मैजिक नंबर्स यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं वैसे, बट ठीक। देखो ये तुम लोगों को शील्डिंग इफेक्ट याद है? Which orbital provides poor shielding effect? D and F both, समझ में आ रहा है। एंड गुड शील्डिंग इफेक्ट S and P, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो भाई ध्यान दो, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करता है। नाउ इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। काउंटिंग खत्म, काउंट भी करते जाने का, वो ऑर्डर में ऐसे 3p6, 4s2 ऐसे लिखते नहीं जाने का, ठीक है, ऐसे काउंट करने का एक बार, ओके। अब यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो 13 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। इन फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है 1s2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेट? 2s2 एंड 2p6, टोटल कितने हो गए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड में 3 1 2 3, ओके। लेट्स टॉक अबाउट गैलियम, ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने में हेल्प करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, अरे वहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, ऐसे काउंट करने जाने का ना। तो यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देख लो एक बार। 31 है तो 4p1, समझे, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं लिखनी है अपने को, काउंट करते करते वो बैलेंस करते जाना है, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब मुझे बताओ, पहली बात तो हम लोगों को पता है गैलियम की साइज छोटी है, तो मैं थोड़ा छोटा ही बनाने वाला। वो क्यों है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके। इसका रीजन देख रहा है कि वो क्यों छोटा होता है। तो गैलियम 31 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। लग रहा है क्या छोटा है इससे? नहीं, मजा नहीं आ रही है। छोटा लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। फोर्थ शेल, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फर्स्ट शेल ऑफ गैलियम? 2, ओके। इन सेकेंड शेल? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन थर्ड शेल 18, दिख रहा है सबको? 18 पक्का ना पे देखो, 3s2, 3p6, 3d10, तो 2 + 6 + 10 18, ठीक है। तो 1 कैसे लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझा। एंड लास्ट शेल 3 दिख रहा है, 4s2, 4p1, तो 1 2 3। Now what do you think? Which atom has higher shielding effect? Shielding effect याद है ना मैं? Okay, which atom has higher shielding effect? गैलियम में। दिखने में तो लग रहा है ना बे, समझ में आ रहा है, ओके। बट गैलियम में मतलब देखो भाई, गैलियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं? 18, समझ में आ रहा है। बट उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन कुछ काम के क्यों नहीं है? हाँ, दे आर इन d ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल प्रोवाइड्स, याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था, बराबर।
तो देखो भाई यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये रह के भी कुछ काम किया है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे प्रोटॉन का चार्ज यहाँ से आया ही सा, इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था, ये एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं, ऐसे डायरेक्ट आर पार छोड़ देते कि जा बाबा। समझ में आ रहा है? वो ऐसे पूरा, अरे वो लास्ट में पढ़ाया था ना, देखो डी ऑर्बिटल का शेप कैसे रहता है, ऐसा रहता है। तो ये मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्चुअल में नहीं है, वो ऐसे पसरा हुआ है ना, फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? वो फैल गया एंड वो ऐसे बहुत बड़े एरिया में डिस्पर्स हो गया है। डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स रहता है, तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है वैसे। तो ये वो आईपीएल के प्लेयर जैसा है, देख भाई ऐसे आईपीएल की मैच देखी है ना, ठीक है, ऐसे बॉल बाजू से जाता है, प्लेयर पकड़ता है क्या, वैसे खाया उसने। समझ में आ रहा है? तो ऐसे निकल जाता है। वैसे ये न्यूक्लियर चार्ज भी वैसे ही क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होगी, बहुत कम। तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बहुत ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज वर्क करता है वो। समझ पा रहे हो? तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? पक्का? गैलियम में पोर शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट है कौन से ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का। एंड उस डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? So how many electrons are providing poor shielding effect? 10 electrons are providing poor shielding effect. समझ में आ रहा है? ठीक है, because of which what increases? Effective nuclear charge. समझ में आ रहा है? And size of gallium becomes less than aluminium. ठीक है, लिख दो भाई। तो एल्यूमिनियम में ये अट्रैक्शन बहुत वीक है, ठीक है, उसी बदले गैलियम में वो बहुत स्ट्रांग है। लिख दो। उतना ही शील्ड वो उसके 8 नहीं करेंगे, जिसके 8 गैलियम के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, उतना ही शील्ड नहीं ना, एल्यूमिनियम के जितने 8 कर रहे हैं उतने ही करेंगे, मतलब वो उसके 8 भी उतना ही करेंगे। बट एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? उसमें 31 है ना, ये समझे ना? इसमें बाद में नीचे लिख देना, जल्दी बनाओ डायग्राम। चलो नेक्स्ट इज या इसके रीजन लिख देना। पॉइंट नंबर 1, there are 10d electrons present in third shell of gallium. Third shell of gallium. d orbital electrons. d orbital electrons provides poor shielding effect, because of which Z effective increases and therefore atomic radius of gallium becomes less than aluminium. ठीक है, शॉर्ट में लिख के दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग लिखेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो किसमें? हाँ, नंबर ऑफ शेल। हाँ यस करेक्ट, चलेगा। अब सेकेंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये किसमें दिखेगा? लैंथेनॉइड्स में दिखेगा। ठीक है, लैंथेनॉइड्स मतलब पोस्ट लैंथेनम एलिमेंट्स। ठीक है, लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जो है वो। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई। तो पहली बात, जरा लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है,
देखो भाई, लैंथेनम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने कॉपर और क्रोमियम के लिए पढ़ाया था, वैसे इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ध्यान देंगे सब जन अच्छे से। अब लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक हो गए अपने 30 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4p6 36, 5s2, 4d10, ये हो गए 36 प्लस दिस 38, 38 प्लस 10 48, 5p6 कितने हो गए 54, कितने बचे हैं 3 बचे हैं। 6s2, 6s के बाद क्या आता है 4f, वेरी नाइस, बराबर 4f1, बट ऐसा होता 5d1। लैंथेनम ये डी ब्लॉक में हम लोगों ने भरा है, चेक कर लेना एक बार ना। तो लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक में आता है। तो लैंथेनम में पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाता है, एक्सेप्शनल है, वो नेचर में ऐसे ही मिलता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है एंड उसके बाद वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, एफ, समझे। तो ध्यान देंगे जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इधर से इधर देखूंगा, ठीक है, तो ये किसकी जैसी है, ज़ेनॉन जैसी है। ज़ेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 54, एंड फिर बाद में क्या बाकी है 6s2, 5d1, ये इतना फॉलो हुआ पक्का, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट लैंथेनॉइड्स, ठीक है, लैंथेनम, ठीक है, मतलब लैंथेनॉइड्स के बारे में देखने वाले, ठीक है। तो लैंथेनम के निमोनिक्स याद है सबको, कैसा था वो, लाल, शिरासा, प्रसाद, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधीचा, टेबलवर, दिला, होता, ओके, इराकसा, तंबाकू, याकूब ने, लुटला, याद है ये सबको, ओके। अब ध्यान देंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हर एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉमन पार्ट रहने वाला है। हाँ, इनके देख, इसमें ही अगर ऐसा एक्सेप्शन है तो इनमें तो भर भर के है, जो हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं अभी के लिए, मतलब थोड़ा सा मतलब समझने जितना हम लोग पढ़ने वाले, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्शनल नहीं एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि क्या रहना चाहिए। अब देखो भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब की, इसमें एक कॉमन पार्ट रहेगा 57 तक लैंथेनम का, तो क्या होगा कॉमन पार्ट, ज़ेनॉन, 6s2, 5d1, बराबर। फिर बाद में सीरियम, ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, इसमें एफ का पहला इलेक्ट्रॉन जाता है 4f1। ये समझे क्या, लैंथेनम में एफ ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट होता नहीं है, डी में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद इसमें भरना स्टार्ट होता है। तो 4f1, फिर बाद में 4f2, बाद में 4f, 4f, 4f5, 4f नहीं होता, हाँ 4f7 होगा, क्या होगा, यहाँ पे D0F7 होता है, क्यों, अरे रे रे, हाँ नहीं तुमको आ गया, तुम दोबारा आंसर करेक्ट है, बट ए गधो, इधर F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 7 में से जब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो ये क्या बोलने का, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली, ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने ना, वो क्रोमियम का एक्सेप्शन था। तो ये होना चाहिए 4f6, बट ये 4f6 के बदले अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दे तो क्या बनेगा 4f, समझ में आ रहा है। तो ये इतना तो हम लोग याद, ये बाकी सब में भी एक्सेप्शंस है, बट वो याद रखने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है, वो 12th में बता दूंगा थोड़ा बहुत, बट ये तो याद रख सकते हैं ना, ये पक्का याद रह जाएगा, लिख के दे दूं, ओके। तो 4f7, बट 4f7 सिर्फ लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो 5d0 4f फॉलोड, ओके।
गैडोलिनियम 4f7, ठीक है। टर्बियम 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, इट्रिबियम 5d0, 4f14। ए देख 13 होना चाहिए, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दे तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, हाईली स्टेबल, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा। एंड ल्यूटेशियम, ये याद रह जाएगा, लिख दो इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। सीरियम 58, 59, 60, 61, 62, डॉट 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 71, ठीक है, लिखो। तो अब यहाँ पे देखेंगे, बातें बंद यहाँ पे। तो अब जैसे जैसे लैंथोनाइड्स में देखोगे, वो वहाँ पे वो पंचायत, वो देख महिला मंडल यहाँ पे। तो अब अगर लैंथोनाइड्स में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो Z भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना। बट जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं वो कुछ काम के हैं क्या? क्यों नहीं है? f ऑर्बिटल प्रोवाइड्स, हाँ, पोरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो शील्ड कर पा रहा है क्या? नहीं, शील्डिंग तो नहीं हो पा रही है, बट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ते जा रहे हैं ना। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा मतलब Z इफेक्टिव भी बढ़ते जाएगा। Z इफेक्टिव बढ़ते जाएगा तो एटम्स की साइज कम होते जाएगी। मैं क्या बर्ड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्का? तो फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये समझा? एंड दिस डिक्रीज इज कॉल्ड एज लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथोनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन, समझा पक्का? चलो भाई पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, मतलब ये लिख के हो गया ना, अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? वो देखते हैं ना, वो देखेंगे ना, हाँ बट सही है, देखेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ लैंथोनॉइड्स, इन केस ऑफ लैंथोनॉइड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंटर्स f ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स f ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स f ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 2, f orbital provides porous shielding effect. f orbital provides porous shielding effect. Point number 3, as atomic number increases, as atomic number increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases, but since electrons are added to f orbital, but since electrons are added to f orbital, providing poor shielding effect, f orbital का f स्मॉल रहता है, f orbital providing poor shielding effect, effective nuclear charge increases since electrons are added to f orbital providing poor shielding effect, effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, ठीक है? लास्ट देयरफॉर नहीं, हाँ, सिंस एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव। अरे आइए, हम लोगों ने ऊपर ऐसे कुछ लिखा ही नहीं ना, वो लिख देना वहाँ पे जाके, ऐसा ही देखो, सेम टू सेम एटॉमिक z इफेक्टिव फैक्टर्स में लिखा है ना पहला z इफेक्टिव, तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव, वो वहाँ से यूज कर रहे हैं। सिंस
Atomic radius is inversely proportional to Z effective. Atomic radius decreases. Atomic radius decreases from lanthanum to lutetium. ठीक है? This is called as lanthanoid contraction. From lanthanum to lutetium, this is called as lanthanoid contraction. ठीक है? ये बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया हुआ है. ठीक है? वो तो बोर्ड्स के एग्जाम का अगले साल ही देखना है तुम लोगों को, बट ये 12th का टॉपिक है. ये तुम लोगों को एनसीईआरटी में अभी अगर 11th की ओपन करोगे तो उसमें मिलेगा नहीं. ठीक है? बट इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं प्रेडिक्टेबल में. ठीक है? मतलब पीवाईक्यूज देख लो या फिर बुक्स में देख लो तो रहते हैं, तो हम लोग कवर कर रहे हैं. ठीक है? ओके. इस चैप्टर में हम लोग पूरे 11th 12th के सारे एमसीक्यू ये क्या एक्सेप्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये पहला हो गया. ठीक है? अब देखो भाई होता कैसे है. एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है? यहाँ पे हम लोग कौन सा एटॉमिक नंबर से कहाँ तक प्लॉट कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक. ठीक है? चलेगा. तो किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी रहेगी, लैंथनम की, बराबर. एंड सबसे छोटी किसकी रहेगी, लुटेशियम की. तो ये ऐसे एकदम कंटिन्यूअसली ऐसा ड्रॉप होना चाहिए था, समझ पा रहे हो. बट ऐसा होता, यहाँ पे दो जगहों पे एक्सेप्शन है. पहला एक्सेप्शन में ऐसे मतलब अचानक से थोड़ी सी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, समझा. फिर नेक्स्ट वाले में वापस जहाँ पे आना चाहिए, मतलब इस स्ट्रेट लाइन थी ना भाई, तो एक जगह पे ही बढ़ती है, बाकी फिर नॉर्मल फ्लो रहता है. ठीक है? एंड फिर वापस कम कम होते गई, फिर वापस एक जगह पे बढ़ गई, फिर वापस अपने नॉर्मल फ्लो पे आ गई, एंड फिर खत्म हो गई. मतलब वो एक्चुअली नीचे आते ही खत्म हो गई. ठीक है, छोड़ो. ठीक है? ये समझा. नहीं तो लास्ट वाला अच्छा करेक्ट करते रुको. तो ऐसे इधर पे थोड़ी बढ़ गई, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके खत्म. ठीक है? ये दो पोजीशंस कौन से बता सकते हो, यूरोपियम एंड यूट्रोपियम दिख रहे हैं. ओके. तो ये दो पोजीशन है, एक है EU एंड दूसरा है YB. ठीक है? इनमें एक्सेप्शन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जंप आ जाती है, तो इनके एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी बड़ी रहती है. ठीक है? वैसा. एंड ये पहला वाला एलिमेंट अपना लैंथनम एंड लास्ट वाला एलिमेंट अपना लुटेशियम. ठीक है? बाकी कुछ बताने की जरूरत है क्या. ओके. हाँ. और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथनम्स या फिर लैंथनॉइड्स. व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथनॉइड्स. ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगले चैप्टर में कभी तो पढ़ेंगे नहीं, बट इस चैप्टर में इस टाइम पे पढ़ा दूंगा. नहीं, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा. ठीक है? तो अब इसमें क्या देखने का, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, समझ में आ रहा है. तो ये देखो भाई, ये लैंथनम था, लैंथनम से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो समझ में आ रहा है. तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है पूरे लैंथनॉइड्स की, +3. समझे. तो जब ये +3 में रहता है, देयर इज नो एक्सेप्शन. ठीक है? ये 12th का पार्ट है, ये तो अभी देखने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल व्हेन ऑल लैंथनॉइड्स आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है? पहली बात तो प्लस चार्ज रहता है तो साइज थोड़ी सी कम हो जाती है. क्यों, वो हम लोग आयनिक रेडियस में देख लेंगे. बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके डिक्रीज में कुछ एक्सेप्शन नहीं है. याद रखना, ये नीचे वाला जो है वो किसके लिए है, आयनिक रेडियस. ठीक है? आयनिक रेडियस. एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +3. याद रखना, ये इसका क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा नहीं, ये 12th का ही पार्ट है, बट जस्ट बता के रख रहा हूं. La3+ से Lu3+, इनके ग्राफ में कुछ एक्सेप्शन नहीं रहता. तो पैर पीछे ले सकते हैं जरा ऐसे, मतलब ना, फिर उस तरफ रख सकते हैं ऐसे. इधर इधर जगह दिख रही है तुझे, अभी तीसरी बार में गिरने वाला था. हाँ ना, तो उधर घुसेड़ना, मतलब 2-3 बार मैंने शांति से रखा ना, मतलब तो उधर रखना. समझ में आ रहा है तुझे. ओके, लिख दो भाई.
इधर पहले विदर्भ का वड़ा पाव रहता था, इधर से सामने विदर्भ का वड़ा पाव वाला था, अब वो नहीं है। हाँ वो अभी उधर आगे शिफ्ट हो गया ऐसे। खाना है क्या नहीं, ऐसे मेरे को देखने मजा आती थी ऐसे, मतलब लोग आ रहे हैं वड़ा पाव लेके जा रहे हैं ऐसे, चहल रहते हैं, आते जाते रहते थे ना लोग रेस्टोरेंट, आते जा रहे तभी बहुत रहते थे। अभी कैसे ऐसे एक हाथ दो दिन आते हैं निकल जाते हैं और ज़्यादा करके होटल में घुस जाते हैं, तो ऐसे मज़ा नहीं आती बाहर देखने में। ऐसा लोगों को देखना होता है। हाँ मतलब ऐसे आते जाते ऐसे ऐसे भीड़ रहती है तो ऐसे मज़ा आता है देखने से बाहर से ऐसे, और ऊपर से खाते रहते हैं ना ऐसे ऐसे मस्त वड़ा पाव ले रहे हैं ऐसे गरम गरम। क्या बाबू अभी नहीं यार इतना अच्छा रहा, मतलब पहले अच्छा, पहले तो मतलब भाई हाँ वो 12th में ही पढ़ते हैं ना, मतलब वो ये अभी 11th में इसके क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को, इसके मिलेंगे नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करके रख दिया कि ऐसा भी होता है, वो 12th में ही पढ़ लेंगे। ठीक है ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड एक्सेप्शन इज इन पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। ध्यान दो भाई, अब हो रहा क्या है, हमारे लैंथेनॉइड्स में अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस अपने बाहर वाले उसके बाद वाले एलिमेंट्स के ऊपर भी होगा ना भाई। तो पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में क्या होता है वो हम लोग देखने वाले। ठीक है चलो, अब ये हम लोग टॉप टू बॉटम देखने वाले हैं। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा ही लिख दूं क्या ना, 9, 10, 11, 12। ठीक है बहुत लंबा चला गया भाई, उधर तक अभी जाना पड़ेगा लिखते लिखते। ओके तो ग्रुप 3 किसका, वो पीरियड 4 का। ठीक है 3D एलिमेंट्स, उसकी निमोनिक क्या आते हैं, स्कू, टी, वाले, काका, मने, पेकोनी, कॉपर, जिंक। याद है ना 4D एलिमेंट्स, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह में पड़े अगर कोई। ग्रुप 3 5D एलिमेंट्स, हाँ क्या था, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से इराक में पिटाऊंगा। याद है ये? ओके चलो भाई, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। ओके तो ग्रुप 3 के लिए अगर मैं पूछूं, ध्यान दो, ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 देखो भाई, तो ग्रुप 3 स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनम, विच वन इज लार्जेस्ट, लैंथेनम एंड उसके बाद यूट्रियम एंड उसके बाद स्कैंडियम, बराबर है कि नहीं, लैंथेनम सबसे बड़ा रहना चाहिए, ऐसा ही होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। बट ग्रुप 3 एंड उसके बाद वाले सारे के सारे वो पोस्ट लैंथेनॉइड्स है भाई, दिख रहे हैं क्या। तो ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे, जिसमें से पहले कुछ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट स्टिल ठीक है। क्या होता है देखो भाई, उसके बाद कौन सा है, टाइटेनियम, किधर गया, जिरकोनियम एंड हैफनियम, बराबर ठीक है। ध्यान दो, एक्सपेक्टेड क्या है, अरे एक्सपेक्टेड बताओ ना, which one is largest, hafnium is largest and which one is smallest, titanium is smallest, this is expected, but ऐसा होता क्या होता है वो देखते हैं। देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे लैंथेनम के बाद हैफनियम आता है क्या, नहीं, लैंथेनम के बाद क्या आता है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, तो सारे के सारे आ जाते हैं ना। तो लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक एटॉमिक नंबर हो जाता है 57 से लेके 71, जो हम लोगों ने रट के रखा हुआ है। ग्रुप अगर निकालने बोला तो ये अपने को निकालने के लिए कोई मेथड नहीं, अपने को याद ही रहना चाहिए ठीक है।
एंड हैफमियम का एटॉमिक नंबर बन जाता है 72। अब होता क्या है, देखो भाई लैंथनम की साइज अच्छी खासी बड़ी थी, एक्सेप्टेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना लैंथनम इज क्वाइट बिग, बट लैंथनम से जाते जाते ल्यूटेशियम तक पहुंचते पहुंचते साइज हो गई एकदम कम। अब ल्यूटेशियम के बाद एक्चुअल में हैफमियम आता है, दिखने में वो हम लोग लैंथनम और हैफमियम बाद में लिखते हैं बेला हफ्ता, पीरियोडिक टेबल लिखते वक्त हम लोग वैसे लिखते हैं क्योंकि वो सारे के सारे नीचे आते हैं ना बे, बट एक्चुअल में लैंथनम के बाद में हैफमियम में रहता है, ल्यूटेशियम के बाद हैफमियम रहता है, 71 के बाद 72 आता है, फॉलोड। तो आप मुझे बताओ लैंथनम से ल्यूटेशियम साइज डिक्रीज होते गई तो हैफमियम में अचानक से बढ़ जाएगी कि वापस नहीं, वो वापस उतनी ही मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगी, ये समझ पा रहे हो? तो हैफमियम की साइज लैंथनम की कंपैरिजन में बहुत छोटी, समझ में आ रहा है? एंड वो इतनी छोटी हो जाती है कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जिरकोनियम, ये समझे? इसका रीजन क्या बोलोगे? व्हाई साइज ऑफ हैफमियम इज कंपेरेबल टू जिरकोनियम? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या रीजन दोगे? और फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तुम लोगों को पता ही है, वो सब कुछ लिख के दिया हुआ है, ए फॉलोड पक्का। तो इसका रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये अभी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे वर्ड, तो हम लोग इसको बोलेंगे एलसी, एलसी मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ऐसे एक्सेप्शन और बहुत सारे जगहों पे आते हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं, हाँ दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस वन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शंस और बहुत सारी जगहों पे आएंगे। तो दूसरे ग्रुप्स, ग्रुप 4 के बाद वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। फिर बाद में वो और कौन सा है, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, ठीक है। मैंगनीज को आजकल मैग्नीशियम क्यों बोलने लग गया हो, गलत है ये। ओके, अब देखो भाई, तो ये जो कुछ एलिमेंट्स की पेयर्स बनी जिनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक रेडियस जब ऑलमोस्ट सेम हो जाती है ना तो दे स्टार्ट शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब दो चीजें अगर सेम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रही है, मतलब हम लोगों को देखने में ऑलमोस्ट सेम दिखेंगी, देखने में मतलब उनका स्ट्रक्चर या फिर कलर सेम रहे ऐसे कंपलसरी नहीं है बे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब नेचर चेंज है तो केमिकल्स के नेचर के हिसाब से हम लोग उनको डिस्टिंग्विश करते हैं ना बे, तो हम लोगों को केमिकली तो सेम दिखने लग जाएंगी, समझ में आ रहा है? सेम दिखने वाले लोगों को बोलते हैं ट्विंस, तो इन लोगों को बोलते हैं केमिकल ट्विंस। क्या बोलने का? केमिकल ट्विंस, ठीक है। तो केमिकल ट्विंस मतलब क्या? बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, बिकॉज ऑफ similar size, these elements starts showing similar chemical properties, ठीक है, लिख दो। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लिखो, बातें बांध दी, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, देखो भाई नाउ इन केस ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को मेजरली 3D एलिमेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के ऊपर सेम टू सेम रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता, ओके। तो लेट स्टार्ट विद 3D एलिमेंट्स। 3D के एलिमेंट्स कौन से है पे? स्कू, टी, वाले, काका, मने,
फेको नी बराबर कॉपर जिंक, फेको नी कॉपर जिंक। ओके, अब ध्यान दीजिए इन एलिमेंट्स में अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते पता है ना, उल्टा करके लिखने का 3d1 4s2 बताया था, या फिर 4s2 3d1 जो कुछ ट्रिक बताई थी 21 से लेकर 29 तक अप्लीकेबल है। ओके, तो 21 22 ये 30, ठीक है। इसमें ध्यान दो, एक एक प्रोटॉन ऐड होते जा रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, बट जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं देखो। तो यहाँ पे ये 3d1, ठीक है, ठीक है 3d1, ये हो जाता है 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, गलत लिखा है ये 3d4 नहीं, 4s1 3d5, मैंगनीज 3d5, Fe 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10 बराबर है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अब स्कैंडियम से जब टाइटेनियम में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। स्कैंडियम से एक काम करेंगे हम लोग, सिलेक्ट कॉपी, स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाते वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो भाई उसने शील्ड भी करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो एटम की साइज क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। ये याद है ना भाई, शील्डिंग इफेक्ट आता है तो एटम की साइज ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, बिकॉज जेड इफेक्टिव कैंसिल आउट हो जाता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। याद है वो सब पक्का? ओके, बट यहाँ पे हो रहा क्या है? पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, एंड डी ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन बढ़ने के वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन को शील्ड कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो पुराने इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर रहा है कि अनपेयर्ड रह रहा है? अब अनपेयर्ड रह रहा है मतलब देख, पेयरिंग होगी तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो साइज वापस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे वो रिपल्शन भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सिर्फ कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बढ़ रहा है? अट्रैक्शन का कि रिपल्शन का? अट्रैक्शन का। फॉलोड, सिर्फ अट्रैक्शन होगा तो भाई मतलब अट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और एक वापस देखो, फिर बाद में वेनेडियम, वेनेडियम के केस में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, वेनेडियम के केस में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स आए? 3 आए, मतलब वापस 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। प्रोटॉन का चार्ज टाइटेनियम से वेनेडियम में 1 से बढ़ रहा है, 23 हो रहा है। इलेक्ट्रॉन भी 1 बढ़ रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर पा रहा है क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ? यार एक बेन का शील्डिंग तो कुछ काम का ही नहीं है, बिकॉज दे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इसलिए शील्डिंग टॉपिक मतलब निकाल ही देते हैं, रिपल्शन की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल कर पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिटल में इन दोनों का कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। क्रोमियम में गए, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 5 हो गए ना भाई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। समझ में आ रहा है? बट स्टिल आर दे रिपेलिंग विद ईच अदर, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। मैग्नीज में भी चले गए। ध्यान दो बे, तुम लोगों का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन शील्ड तो नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एटलीस्ट रिपल्शन हो रहा है क्या वो चेक कर रहा है। रिपल्शन भी हो रहा, तो यहां तक 21, 22, 23, 24, 25 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते गया, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ रहा है क्या? तो सिर्फ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाएगी, कम होते गई, बराबर। अब मैंगनीज से Fe में जाते वक्त दिख रहा है प्रोटॉन कितने से बढ़े? 25 से 26, मतलब 1 बढ़ा प्रोटॉन, मतलब 1 अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा। प्रोटॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, एंड सिमिलरली अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर्ड। समझा?
अब यहाँ पे एक से अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ा बट एक से रिपल्शन का भी फोर्स बढ़ा ना। अभी एक इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे के साथ रिपेल कर रहा है, फॉलोड, तो जितना अट्रैक्शन बढ़ रहा है उतना ही रिपल्शन बढ़ रहा है। तो साइज में ज़्यादा कुछ अंतर आएगा क्या? मैं क्या बदल कर रहा, समझ में आ रहा है? ये कहाँ तक चलते रहेगा? ये कोबाल्ट एंड निकल तक चलते रहेगा। ध्यान दो भाई, कोबाल्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल करेगा। निकल में भी एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फेकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनमें क्या हो रहा है? एक एक प्रोटॉन तो बढ़ते जा रहा है बट उसके साथ साथ एक एक रिपल्शन भी बढ़ते जा रहा है। रिपल्शन बढ़ेगा, प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट। वेरी नाइस। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ वाला अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, फॉलोड। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी क्या? नहीं, तो एटॉमिक रेडियस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो आप स्कैंडियम से मैंगनीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस क्योंकि रिपल्शन नहीं हो रहा था, अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। फेकोनी एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। कॉपर एंड जिंक, निकल से कॉपर में जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ा? एक से बढ़ा। रिपल्शन कितने से बढ़ा? वेरी नाइस। तो अभी रिपल्शन ज्यादा हो गया, रिपल्शन ज्यादा हो गया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। समझा? एंड जिंक में तो भाई पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 4s भी कंप्लीटली फिल्ड एंड 3d भी कंप्लीटली फिल्ड ना। 4s2 3d10 ये 4s है, समझे? तो इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा था नोबल गैसेस में भी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है भाई? एकदम बड़ी हो जाती है, फॉलोड। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड क्या देखा? लैंथेनॉइड, ये देखो भाई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम decreases atomic radius decreases. In Peconi it remains constant, atomic radius remains constant, and in copper zinc atomic radius increases. ये समझे? ये पक्का लिख दो। हाँ, वो एक बार एनसीईआरटी मुझे भी देखनी पड़ेगी। फिर एनसीईआरटी में एक्चुअल वैल्यूज दी रहती है, जनरली इतना पूछा नहीं जाता, बट एनसीईआरटी में पूरा वो तुम्हें चार्ट मिल जाएगा 12th का एनसीईआरटी में, बट 11th में नहीं है, 12th में है। वो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इनके ग्राफ्स ध्यान दो भाई। एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है? बताओ, पहले ग्राफ क्या होता जाएगा? डिक्रीज, उसके बाद कांस्टेंट एंड उसके बाद इंक्रीज। तो देखो भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये ऐसा आड़ा टेढ़ा जाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? जस्ट ऐसे थोड़ा सा लगना चाहिए ना ग्राफ, ऐसे मजा आना चाहिए इसका, ठीक है? फिर एफी, फे को नी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा डिक्रीज होता है भाई, वो मैंने जानबूझ के दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज होता है, जब नहीं चाहिए तब सीधी लाइन लग रही है वो। रुको, थोड़ा सा मतलब 1 या 2 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है, समझे? 1-2 पिकोमीटर मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसे हर एक में 10-20 पिकोमीटर का डिफरेंस रहता है, इनमें 1-2 पिकोमीटर रहता है। एनसीईआरटी में इनके एक्चुअल वैल्यूज है, डीएनएफ ब्लॉक करके एक चैप्टर है उसमें दी हुई है। फिर बाद में कॉपर, जिंक, ठीक है? तो मैंगनीज, फे को नी, कॉपर, जिंक, समझे? ये बढ़ जाता है, ओके। अरे हाँ, बाय द वे, तुम्हारा स्कैंडियम और जिंक के बीच में क्वेश्चन था ना, तो स्कैंडियम बढ़ा रहता है।
जिंक है ना किधर तो क्रोमियम और इसके बीच में आता है, और कॉपर भी ऐसे किधर तो बीच में आता है, वो मतलब देखना पड़ेगा। अगर एकदम एंडिंग वाला बता पूछोगे तो स्कैंडियम बड़ा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फे, को, नी, कॉपर, जिंक, ठीक है। अरे देखो भाई, ये पढ़ते वक्त चैप्टर कभी कभार ऐसे मतलब ये सारे टॉपिक्स बहुत ड्राई या फिर बहुत फालतू ऐसे लगते हैं, बट इसमें अगर पता है तो आंसर बहुत इजीली मार्क होता है। ये मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तुम लोगों को रियलाइज होगा बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना, ठीक है। अब स्कैंडियम के कंपैरिजन में इसके ऊपर वाला, ठीक है, वो यट्रियम, उसकी साइज बढ़ेगी या कम होगी? यट्रियम की साइज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो स्कैंडियम के कंपैरिजन में यट्रियम जो रहता है वो ऐसे ऊपर आता है, ठीक है, ऐसा इधर की तरह, ठीक है। एंड बाकी इसका ट्रेंड भी वापस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। टेक्नीशियम तक ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। फिर बाद में ऑस्मियम से लेके, सॉरी, रुदिनियम से लेके, ठीक है, पैलेडियम तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, दिख रहा है कांस्टेंट वो। एंड फिर बाद में सिल्वर एंड कैडमियम साइज बढ़ गई, फॉलोड। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4D के एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन से एलिमेंट रहता है? तो यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑलमोस्ट सेम। फिर बाद में सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 3D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले में क्या होगा बताओ बे? ये ZR है, वो जिंक दिख रहा है, किसी का डाउट आने से पहले मैं ही बता देता हूँ। तो दिस इज ZR, जिरकोनियम, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद वाले में क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? हाँ, वापस जोर से। अरे करेक्ट बोल रहे हो, आई गेस। इंक्रीज, डिक्रीज, किधर से किधर? हाँ, सही बोले हो, यस। ए देखो भाई, यहाँ पे सेकंड वाले में यट्रियम से लैंथेनम साइज बढ़ गई, बट फिर हैफमियम जो है किधर तक आ जाता है? जिरकोनियम तक। ये जो बीच वाला पार्ट है, लास्ट बेंच यहाँ पे, ये क्या है? लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ अभी ऊपर बनाया था, इसमें दो बीच में ऐसे, अच्छा ऊपर नहीं पीछे बनाया था, ठीक है। इसमें दो ऐसे बीच में वो ये भी है, क्या बोलते हैं, स्पाइक्स भी है, बट वो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में ये ऑलमोस्ट किसके साथ चलता है? 4D एलिमेंट्स के साथ चलता है, 5D एलिमेंट्स का ग्राफ। एक क्यों चलता है याद है? दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्विन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्विन एलिमेंट्स। एक पॉइंट के बाद जाके ये साथ ऐसे टूट जाता है, मतलब ऐसे किधर टूटता है वो मुझे याद नहीं है, एनसीईआरटी देखने का, उतना कोई पूछेगा नहीं, मतलब, ठीक है। बस एक ग्राफ की आइडिया रहनी चाहिए कि ये ग्राफ का मीनिंग क्या है, ठीक है। लेट अस से कि यहाँ पे आके ये साथ टूट गया। एंड मर्क्यूरी की साइज तो भाई महाभयंकर बढ़ जाती है, ये बहुत ही खराब दिख रहा है, बट ऐसे, हाँ सच्ची एकदम, अरे रे देखो भाई, मर्क्यूरी की साइज ऐसे एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब किसी चीज की साइज बढ़ती है तो क्या होता है? देखो भाई, जब किसी चीज की साइज छोटी है, एटम्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये एटम्स ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे, ठीक है। तो एटम की साइज अगर बहुत छोटी रहेगी तो उसकी डेंसिटी, मतलब वो डेंसली पैक्ड है ना भाई, तो एलिमेंट की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। बट अगर एटम्स की साइज बहुत बड़ी हो गई तो एलिमेंट्स की डेंसिटी भी कम होते जाएगी।
एलिमेंट की डेंसिटी कम होगी और दूसरी बात साइज बढ़ेगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन भी कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो एलिमेंट धीरे धीरे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा ना एलिमेंट का। अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होते गया तो एक पॉइंट के बाद वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये समझ पा रहे हो क्या? मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, व्हाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियस इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये AU है, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं, उल्टा मुझे नहीं आएगा। लैंथनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ठीक है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। लिखो ये ग्राफ समझा, लिख दो। हाँ NCERT वो मतलब वैल्यूज, क्योंकि ऐसे एक एक एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और वो भी इतने दूर वालों में। तुम बाजू बाजू में पूछोगे वो कंपैरिजन चलता है वैसा। वो 12th में बताता हूँ। हाँ नहीं वही मतलब जिंक और कैडमियम जैसा ही सेम टू सेम, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट एंड मतलब इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल वो सब हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए ठीक है। चलो भाई जल्दी खत्म करो लिख के, आज आयनिक रेडियस भी खत्म करना है। चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। क्या? नहीं ये बस हो गया। 12th में ये पूरा अलग से चैप्टर है क्या? नहीं वो थोड़ा सा इसके बाद वो इफेक्ट कम होने स्टार्ट हो जाता है। देखो पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में, ठीक है, एटॉमिक रेडियस सेम क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट एक पॉइंट के बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कम होते जाएगा ना बे, तो एक पॉइंट के बाद वो मतलब थोड़े वापस डिविएट होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आयनिक रेडियस। आयन्स रहते हैं दो टाइप के, एक रहता है कटायन, दूसरा रहता है अनायन, ठीक है। तो आयनिक रेडियस, बाय द वे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा एटॉमिक रेडियस। अब ये सेकंड ट्रेंड पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो सब पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है बोलो। हैफनियम के बाद डिक्रीज क्यों हो रहा है, मतलब कहाँ पे? हाँ नहीं, अरे ये ट्विन्स है ना, ये इनके जैसे ही रहते हैं और ये सब, इसका रीजन क्या है, ये सेम टू सेम इस येलो लाइन को फॉलो करते हैं डाउन द ग्रुप, रीजन सेम टू सेम यही रहने वाला है वैसा, ठीक है। तो बस वो उसको फॉलो करते जाएगा, बट मतलब नीचे वाले एलिमेंट जितना ही होता है, ठीक है, वो कम क्यों होने का रीजन यही सेम टू सेम रीजन है। यस ओके नेक्स्ट, आयनिक रेडियस। आयंस दो टाइप के रहते हैं, बातें बंद। यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कटायंस, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे तो अब कटायंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, बराबर। अब ध्यान दो भाई, तो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। 11 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये Na से क्या बना? Na+। अब प्लस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ रहा है। प्लस चार्ज बढ़ना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना बे, ये समझ में आ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी साइज बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। समझ पा रहे हो? या फिर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, बट हाँ ये हमेशा ऐसे अप्लाई हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है।
बट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका एक शेल गायब हो जाता है। एक शेल गायब होगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो गई, और एटॉमिक नहीं, आयनिक रेडियस कम हो गई। समझ पा रहे हो? बट ये हमेशा कंपलसरी क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ऑक्सीजन में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना बे, उसमें से एक निकालूंगा 5 तो बचेंगे, शेल कम होगा क्या? नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस चार्ज बढ़ गया। प्लस चार्ज बढ़ गया मतलब Z इफेक्टिव भी फॉलोड। पक्का? ओके। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिस मेटल कैरीज अ प्लस चार्ज। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो भाई। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, outermost electron is removed, atom becomes positively charged, Z effective increases, ionic radius decreases। ठीक है, so higher the positive charge, smaller is the ionic radius। ठीक है, इधर से कंक्लूजन क्या निकलेगा? ionic radius is inversely proportional to positive charge, is inversely proportional to positive charge। ठीक है, देखो भाई ऐसा कौन सा टीका था बे? नहीं नहीं, होली का कलर लगाया उसको ऐसे। अब चलो देखो भाई, नेक्स्ट इज अनायनिक, अनायन। ठीक है, अनायन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं अपने क्लोरीन का, +17 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ध्यान दो भाई, बातें बात यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बातें हो रही है भाई, लास्ट बेंचेस यहाँ पे। एंड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या खेल रहे हो उसके साथ तुम लोग? वो पहले से खराब है ऐसे, फिर कुछ करोगे वो बंद हो गया तो हो गया। ओके, अब जितना सहारा है वो भी निकल जाएगा तुम लोगों के ऊपर से। अब क्या सर, तो क्या करे, पीछे वालों को गर्म हो रहा है। ओके देखो बे, क्या क्यों तुम्हें भी गर्म हो रहा है? तुम तो एसी के नीचे बैठे हो बे। अब यहाँ पर देखो, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं, ऐड करने वाले, बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। अब देखो बे, प्लस चार्ज 70 नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ गया ना बे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में रिपल्शन करना स्टार्ट करेंगे। रिपल्शन होने की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, मतलब आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखो भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या हो रहा है? when one electron is added, when an electron is added to outermost shell, outermost shell क्या बढ़ता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन increases,
Z effective decreases, ionic radius increases. ठीक है, लिख दो जल्दी जल्दी. तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, लिखो भाई, आयनिक रेडियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज. बराबर है ना भाई? जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा उतना आयनिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, लिख दो. नेक्स्ट हो गया. ओके, कुछ एग्जांपल्स करेंगे. देखो भाई, Fe2 plus Fe3 plus, बातें बंद. Which one is larger? Fe2 plus. ठीक है, higher the positive charge, smaller is the atomic radius. ठीक है, तो next Mn2 plus Mn3 plus Mn4 plus Mn6 plus Mn7 plus. Which one is smallest? Mn7 plus. बराबर. ओके, ये सबसे छोटू रहने वाला है. ओके, लिख दो. ये देखो बे, और ये सेम क्वेश्चंस बट जरा अगले चैप्टर के कंसेप्ट को मिक्स करके पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल ये ऐसे Mn के चार्जेस डायरेक्ट नहीं देंगे. व्हाट दिल गिव अस KMnO4. क्या देंगे वो? KMnO4. एक दे सकते हैं MnO2, एक दे सकते हैं Mn2O3 एंड एक दे सकते हैं MnO. ठीक है, ध्यान दो भाई. अब यहां पर तुम लोगों को चार्ज पहले निकालना पड़ता है. व्हाट इज द चार्ज ऑन वन सिंगल ऑक्सीजन एटम? 2. तो एक का -2, तो Mn का. यहाँ पे व्हाट इज द चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम्स? -6. -6, तो ये +6 होना चाहिए. तो टोटल +6 रहना चाहिए, तो 2 Mn है ना बे, तो एक Mn का चार्ज. ये समझ पा रहे हो क्या? ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, चार्ज कैसे निकालते हैं. बट चल, अगर कुछ भी दिक्कत रहेगी तो ध्यान दो बे. इसको ले लेने का x, इसका नहीं पता है ना x. एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 2 का ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है इसके ऊपर? कुछ नहीं है ना भाई, कुछ लिखा हुआ है क्या चार्ज? तो 0. x इज इक्वल टू, तो ये +4. वापस देखो, Mn नहीं, k का चार्ज +1, k +1 रहता है, सबको पता है. Mn नहीं पता तो x लेंगे. ऑक्सीजन -8, वेरी नाइस, विच इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 है. +1 -8 -7, तो x इज इक्वल टू, ये सबको समझ में आया. तो यहाँ पे हो गया +7. एंड देन दे विल आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस. समझा? तो किसका रहेगा? KMnO4 का रहेगा. ठीक है, लिख दो. N2 minus N3 minus, which one is smallest? N माइनस. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना रिपल्शन होगा एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा है? ओके, तो N3 माइनस इज लार्जेस्ट एंड N माइनस इज स्मॉलेस्ट. लिख दो. ये कर देना बाद में. O2 माइनस O1 माइनस O1 प्लस O2 प्लस. ठीक है, ये आ जाएगा आई गेस. हाँ, रहता है. करो तुम लोग, लिखो. अगेन, अब ये ऐसे देंगे क्या? नहीं देंगे. इनके एग्जाम्पल बाय द वे ये मैं तुम लोगों को नहीं तो रेडॉक्स रिएक्शन में लिखा के दे देता हूँ. अभी के लिए याद रखना, O2 प्लस भी रहता है, O2 2 प्लस भी रहता है. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट. बढ़े आगे. देखो भाई,
आयनिक रेडियस इन अ ग्रुप, आयनिक रेडियस इन अ ग्रुप, इसमें कुछ नहीं है भाई, जो ऊपर पढ़ाया था वही, ठीक है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, वैसे ही आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। इसका रीजन क्या बोलोगे? टॉप टू बॉटम का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का रीजन क्या था? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, वही सेम टू सेम रीजन यहाँ पे रहने वाले, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है। चलो तो एग्जांपल लिख दो, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड Cs प्लस, ठीक है। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बहुत हो गया, टाइम पास है ये, कुछ नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, लिख दो। चलो बैच नेक्स्ट, ध्यान देंगे। आयनिक रेडियस, बातें बंद। आयनिक रेडियस इन, हाँ क्या क्या, हाँ कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज वाले की साइज बड़ी एंड पॉजिटिव वाले की छोटी, खत्म। ध्यान दो, higher the negative charge, higher is the atomic ionic radius, higher the positive charge, lower is the ionic radius, ठीक है। यहाँ पे लिथियम हमेशा छोटा ही रहता है, वो छोटा ही रहेगा, फ्लोरीन हमेशा छोटा रहता है, वो छोटा ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेम है सबके ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद आयनिक रेडियस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ध्यान दो, बातें बंद। आयनिक रेडियस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। देखो भाई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे पहचानते हो, तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस एंड Si4 प्लस। चलो ठीक है, बस हो गए। अब इसमें अगर तुम लोग देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबके अलग अलग है, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब में कितने हैं अबे? 10। वो काउंट करना सिखाने की जरूरत नहीं है ना बे। अगर कोई लेक्चर में मिस था उस टाइम पे, मतलब एब्सेंट था, तो देखो भाई 7 माइनस माइनस 3 मतलब z ये नीचे वाला नंबर माइनस चार्ज करने का, तो 7 माइनस माइनस 3 10, 8 माइनस माइनस 2 10, 14 माइनस 4 10, हर एक में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो किसकी साइज सबसे छोटी रहेगी? Si4 प्लस की, एंड किसकी साइज सबसे बड़ी रहेगी? तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो अपना ऊपर का ही रूल, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर इज द आयनिक रेडियस, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में समझ में आ रहा है क्या ना? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। ये एग्जांपल अगर एग्जाम में आए तो कर लोगे, सिर्फ चार्ज देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल, तू कर रहे क्या टच? मैं क्या किया सर? इसमें अचानक से नए टैब्स क्यों ओपन हो रहे हैं? फिर वो पता नहीं सर, हवे से हो रहा है। पेपर में ढूंढ रहा है क्या? अरे मैं कुछ हवे से, हवे से कैसे टच हो रहा है? हो सकता है सर। खराब हो गया क्या? हाँ हो सकता है सर। फाइट दूंगा ना यहाँ पे। तो P3 माइनस, H2 माइनस, Cl माइनस, Ar, फिर बाद में अपना K प्लस, Ca2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस। चलो इनके भी एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो 15 से लेके 22 दिया हुआ है, ठीक है। देखो भाई 15 माइनस माइनस 3 18, 22 माइनस 4 18, तो इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो हायर द नेगेटिव चार्ज हायर इज द आयनिक रेडियस, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जल्दी लिखो चलो, एंड फिर बाद में एक एक्सेप्शन करेंगे, फिर तुम लोग घर पे, मैं घर पे, बात खत्म।
वो घर पे नहीं है सर। हाँ तो मैं भी घर पे नहीं, मैं लैब जाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे रोते मत बैठो, हर चीज में रोने का नहीं है। क्या कुछ नहीं, बैठ के रील्स देखता हूँ। जब काम रहता तो काम करते, जब काम नहीं रहता तो मतलब ऐसे टाइम पास पेपर वेपर लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं भी शायद ऐसे क्या क्या करूँ, रील्स बट कुछ भी स्क्रॉल करके तो वीडियो सच ही नहीं करता। मतलब पेपर वेपर लिखने का काम या फिर कुछ रिएक्शन वैक्शन लगाना, वैसा कुछ ना कुछ चालू रहता है। ओके, बहुत सी बार तो अभी बीच में हमारी लैब रिनोवेशन में गई थी, तो हम लोग ऐसे वो सारे केमिकल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे, वापस लेके आ रहे थे, वही फालतूगिरी चालू थी। वो दिहाड़ी मजदूर रहते हैं ना ऐसे। हाँ वैसा फील हो रहा था। ठीक है, हाँ फ्री के लेबर्स, यस हाँ, उसमें हम लोगों को दिहाड़ी भी नहीं मिल रही थी ज़्यादा, वही तो गलत है ना। हाँ ना, दिहाड़ी मतलब दिन का पगार है, मतलब जो मिलना चाहिए। अगर नहीं जिनको 180 नहीं पता है हिंदी में 180, उनको बताना पड़ रहा है वैसा, और कुछ नहीं। ओके अब क्या क्या, हाँ वही तो ना, उल्टा हम लोगों ने पैसे भरे हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए, और ये सब काम करने पड़ता है। छोड़ो अब देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शन। इसमें एक ही एक्सेप्शन तुम लोगों को याद रखना है। एक्सेप्शन देखो भाई, H माइनस F माइनस Cl माइनस, ठीक है। देखो भाई H माइनस F माइनस Cl माइनस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? Cl माइनस, उसके बाद F माइनस, एंड सबसे छोटा H माइनस, बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही शेल रहता है, बराबर है कि नहीं? दिस इज एक्सपेक्टेड, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्या होता है? तो होता यह है कि F माइनस Cl माइनस H माइनस, H माइनस Cl माइनस से भी बड़ा हो जाता है। अब ध्यान दो भाई, क्यों? देखो देखो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7, बराबर। टोटल क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 17। अब 17 प्रोटॉन भी तो है ना उसके पास। 17 प्रोटॉन रहते वक्त तुम लोग अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कुछ इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है कि इसको? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 17 प्रोटॉन्स वेर देयर, 17 इलेक्ट्रॉन्स वेर देयर, एक ही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं। बट हाइड्रोजन, उसका संसार ही बहुत छोटा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं? इसको तो अपने एक ही इलेक्ट्रॉन की आदत है ना बे, इसकी जिंदगी उसमें ही कट रही है। जैसे ही इसका और इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, अब मुझे बताओ इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 100% का इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर रहे हैं ना हम लोग। देख भाई, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें और एक ऐड करना नॉट अ बिग डील। यहां पर एक ऐड करना, डायरेक्ट डबल कर देना, 100% का इंक्रीज करना। समझ में आ रहा है? जिसके वजह से प्रोटॉन का चार्ज जो पहले एक के ऊपर पूरा फोकस था, वो अभी हाफ हाफ हो गया ना बे। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव डायरेक्ट आधा हो रहा है। जेड इफेक्टिव आधा हो जाएगा, रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, तो क्लोरीन में अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीमेंट देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 5% या 6% के अराउंड कुछ, इंटू 100। ठीक है, इधर पे हम लोग एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं पहले से एक इलेक्ट्रॉन में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 100% का। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, मतलब इन शॉर्ट, समझ में आ रहा है? एंड एक ही प्रोटॉन था जो एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, बट अभी एक प्रोटॉन 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव कितना हो गया? प्लस हाफ, मतलब प्रोटॉन का चार्ज भी एकदम आधा हो गया ना अचानक से। यहाँ पे इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं,
डिवाइड होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर थोड़ा सा होगा, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन डबल हो गया, तो एटॉमिक रेडियस बहुत बढ़ जाती है। गेटिंग इट? ठीक है, लिख दो बहन, यहाँ पे लिख देना नीचे बहन, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू हाइड्रोजन। When 1 electron is added, 100% increase in number of electron is observed. 50% decrease in what? 50% decrease in Z effective. Very nice. 50% decrease in Z effective. Therefore, ionic radius increases drastically. ये समझा पॉइंट? Therefore, ionic radius increases drastically. ठीक है, नेक्स्ट। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि चलो Cl माइनस तक तो ठीक है, बट अगर Br माइनस या फिर I माइनस आ जाता तो क्या? तो Br माइनस I माइनस में ना, मतलब ये भी तो डाउट आ सकता है ना तुम्हारी दिमाग में, ठीक है? तो नाउ इन केस ऑफ Br माइनस एंड I माइनस, देखो भाई ये सबसे बड़ा रहता है I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। H माइनस की साइज इंक्रीज होके Cl के आगे, मतलब थर्ड शेल के ऊपर ज्यादा हो जाती है, बट फोर्थ शेल के नीचे रहती है। समझ में आ रहा है? तो अगर गलती से एग्जामिनर ने Br माइनस भी घुसेड़ दिया तो याद रखना Br माइनस एंड I माइनस आर स्टिल बिगर देन H माइनस। ये समझे? पक्का? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। होमवर्क तुम लोगों का सेम टू सेम, डेली 15 क्वेश्चंस, मॉड्यूल से करना स्टार्ट कर दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तुम अगर किसी के हो गए रहेंगे तो फिर पीरियोडिक सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मॉड्यूल है कुछ भी तो मॉड्यूल नंबर 2 देना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? 1 तो फिर मार्क्स एप्लीकेशन से ढूंढना स्टार्ट करो। एंड वीके जायसवाल, वीके बुक्स बता दिया मैंने तुम लोगों को, रेफरेंस बुक्स कौन से रेफर करनी है? नहीं बताया? ओके, देखो भाई, बताया है ना, झूठे लोग हैं। देखो भाई, अब फिजिकल के लिए तुम लोग यूज करोगे एन अवस्थी, फिजिकल इनऑर्गेनिक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम लोग यूज करोगे वीके जायसवाल, ये ऑथर्स के नाम है। एंड ऑर्गेनिक के लिए तुम लोग यूज करोगे एमएस चौहान, ठीक है? ये मतलब सारी बुक्स तुम लोगों को ऑनलाइन तो मिल जाएगी, तुम जरा ऐसे उसको लात मारने की कोशिश कर सकते हो, बराबर वो प्लैंक के अंदर गया है। हाँ, धक्का दो, थैंक यू, थैंक्स। हाँ, ऑब्जर्व है कुछ दिक्कत? ओके, तो पीरियोडिक के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम लोग इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस तक के ही सॉल्व करना, और कोई नहीं। हाँ, ऑनलाइन में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएंगे ये, ठीक है? अगर चाहिए रहेगा मेरे पास भी रहेंगे, बाद में मेरे से ले लेना चाहिए होगा तो, ठीक है? चलो बाय।